Okay, Abbas or most. So, सर आपकी आवाज़ नहीं दोबारा बताइएगा। जी आप लोग रेडी हैं? जी सर बिल्कुल। सर फिर मैं जी सर बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे. Let's start the session. So, welcome students, and let me start with the vision of Google Developers Student Club. It's all about helping students bridge the gap between academia and industry. Actually, students need to find out the solutions for the problem of our local society. So basically, what I always say is that students are the enabler. Almost every innovative idea in the world usually comes from the students. So Google Developers Students Club is all about the students. So in this semester, we have a lot of good sessions and Flutter sessions, and the boot camp will continue, inshallah, after the mid, inshallah. So, and the important thing is that attendance sheet will be circulated on the Meet chat repeatedly from time to time. Please make sure that you mark your attendance during the session, and after the session, the attendance sheet will be locked. And in the end, you will also receive a feedback email. So let me start with a famous quote, and that is, continuous education is for improving the lives of others and for leaving your community and the world better than you find it. So trainings and workshops is all about the continuous education. Continual education means certifications in various fields like technology, and another quote is that don't let schooling interfere with your education. So whatever is taught in your school or university level is not necessarily being practiced in the industry. So workshops are very essential for students. So over to Mohsin and Awais. Kindly start the presentation. जी थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम अवैस ताहिर है. मैं और मोहसिन अली हम को लीड हैं बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इन गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, और हमारे साथ कुछ मेरे ख्याल से मेंबर्स भी मौजूद हैं. तो थोड़ा सा रिकैप पहले पिछले बूट कैंप का, जैसे कि पिछला बूट कैंप कंडक्ट किया था अविनाश ने, जो कि हमारे लीड हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के. उसमें उन्होंने थ्योरी पे बात की थी किसी हद तक के क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस क्या होती हैं, हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस पे हमने बात की थी. उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे ख्याल से मौजूद है. और उसके बाद उन्होंने बेसिक कोड थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो डेमोस्ट्रेशन दिखाया था उसका कोड का, जिसमें उन्होंने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह और इस किस्म की चीज़ों पे वो उन्होंने एक डेमो दिया था. आज हम जो है हम फ्लटर की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि विजेट्स है. फ्लटर बेसिकली फ्लटर एसडीके में विजेट्स जो एप्लीकेशन बनती है कोई भी, वो मेनली कंप्राइज करती है विजेट्स पे. विजेट्स जो हैं वो मुझसे आगे करें आगे. विजेट्स मेनली यूज मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जिसके अंदर आप मतलब अगर कोई टेक्स्ट वगैरह है या इस किस्म की चीज़ें, आपने कोई भी चीज़ एनिमेशन डालनी है, आपने टेक्स्ट वगैरह को जो आपका नॉचेस से टच ना करे, या टेक्स्ट एक ख़ास कंसाइज इन्वायरमेंट में रहे, या कोई भी आपका अगर आप फिट कर आप कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे विजेट्स भी आते हैं जो कि किसी भी विजेट को एक दूसरे के अंदर फिट करना है, या कोई भी फंक्शनलिटी आपने परफॉर्म करनी है एनिमेशन से लेकर किसी भी चीज़ तक, वो तमाम जो है वो विजेट्स के थ्रू करते हैं. अभी हम जैसे कि आगे जाके हमने दो मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो हमने आपके सामने डेमोस्ट्रेशन करने का हम सोच रहे हैं. एक जो है वो सिंपल क्विज एप्लीकेशन है जिसमें अलग डिफरेंट टाइप के विजेट्स यूज़ होंगे, और एक हम सोच रहे हैं कि सिंपल सी यूज़र प्रोफाइल एप्लीकेशन है जिसमें अलग टाइप के विजेट्स यूज़ होंगे. वैसे ये आपके सामने मुख्तलिफ पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि विजेट्स कितना विजेट्स जो हैं वो अलाइन किए गए हैं. विजेट्स जो है मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, आप उनको फिट कर सकते हैं और उनके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को आप जो है वो असाइन कर सकते हैं.
इसके अलावा हम विजेट्स के यूजेस वगैरह देखते हैं आगे। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था पहले कि विजेट्स का एक बड़ा पर्पस ये होता है कि जो आप जैसे टेक्स्ट वगैरह हम लास्ट जो हमारा फर्स्ट बूट कैंप था उसके अंदर हमने जो अविनाश ने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह इस किस्म की चीज़ों की कोडिंग कराई थी, तो हम नोटिस कर रहे थे कि अगर ये जो है वो नॉचेस से बाहर चला जाए या कोड जो है या जो हमारा आउटपुट है या जो शो हो रहा है उसको हम कैसे अलाइन करें, उसको हम कैसे जो है वो थोड़ा सा स्टीक लगे और एक एक अच्छे एनवायरनमेंट में शो हो, तो उसके लिए भी हमारे लिए स्पेसिफिक विजेट्स होते हैं। इसके अलावा आगे इसके अलावा मुझसे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एनिमेशन जो भी परफॉर्म होती हैं फ्लटर एप्लीकेशंस में, जैसे कि आप देखते हैं कि iOS वगैरह में या एंड्रॉयड में भी मतलब करीम में और स्प्लैश सीन वगैरह ये सब चीज़ें, इनके लिए भी विजेट्स जो है वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा विजेट जो है वो हमें बहुत सारी फिट वगैरह करने की ऑप्शन भी देते हैं, यानी कि अगर हम कोई विजेट किसी स्पेसिफिक जगह पे फिट करना चाह रहे हैं, कोई या एक विजेट के अंदर दूसरा विजेट भी फिट करना चाह रहे हैं, तो इस किस्म की फंक्शनलिटी भी जो है वो हमें विजेट्स परफॉर्म करके देते हैं। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ विजेट्स यहाँ पे डिस्प्ले कराए हैं। इसका थोड़ा सा कोड भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कोड किस तरह से होता है। इनका बड़ा जो कोड है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद भी होता है और उसको आप जो है वो किसी हद तक एडिट करके भी विजेट्स को जो है वो आप डाल सकते हैं फ्लटर के ऊपर। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि मैनी हम क्लिक मी का एक विजेट शो हो रहा है आपके पास, और डिफरेंट टाइप के विजेट जो हैं वो उसमें आपको शो होंगे। आगे ये लास्ट साइड। अच्छा, बस अब मेरे ख्याल से डेमो स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट। जो है वो क्विज एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से मौसम। हाँ सॉरी। तो वैसे मेरी आवाज़ क्लियर है वैसे? हाँ क्लियर है। और ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लटर के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। आई थिंक अविनाश ने वहीं पे लेफ्ट किया था। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो फ्लटर एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि फ्लटर अब एंड्रॉयड, iOS सब चीज़ें सपोर्ट करता है। और फ्लटर 2.0 के साथ हमारे पास मैक ओएस, विंडोज फोन्स एंड विंडो क्या कहते हैं सॉरी ब्राउज़र ऐप्स पे भी सपोर्टेड है, वेब ऐप्स भी सपोर्टेड है। तो अभी हम लोगों को जो स्कोप है आज का हमारा वो लिमिटेड है हाइब्रिड ऐप्स पे। मैं टेस्टिंग मैकबुक के साथ आईफोन के ऊपर करके दिखा रहा हूँ और साथ में हम एक क्विज ऐप बना रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरीके से स्टार्ट होता है कि कुछ डिपेंडेंसीज जो होती हैं, आपको यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS का फोल्डर दिख रहा होगा। कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो कि आपको नेटिवली जाकर इनेबल करनी पड़ती हैं हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड और iOS के अंदर परमिशन अलग अलग तरीके से मांग सकते हैं, आप अलग अलग चीज़ों की मांग सकते हैं। ओवरऑल दोनों के अंदर परमिशन सेम चीज़ की होगी, बट उसको अलाउ करने का तरीका और उसको रिक्वेस्ट करने का तरीके अलग होते हैं। तो वो समटाइम्स आपको एंड्रॉयड या iOS की डायरेक्टरी में जाकर खुद एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। मैं यहाँ पर मेजरली iOS के स्ट्रक्चर पे बात करूँगा क्योंकि मैं भी iOS से रिलेटेड ही काम कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर एक iOS का मेन फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक फ्लटर की डायरेक्टरी है। ये फ्लटर की डायरेक्टरी फ्लटर खुद स्टार्ट करता है जब आप फ्लटर क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमारे pubspec.yaml में, जिसमें आपको बताया होगा अविनाश ने, यहाँ पर आपकी सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट है तो इतनी डिपेंडेंसीज नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम ये वर्कशॉप्स कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टैक दिखेगा डिपेंडेंसीज का, जो यहाँ पर हम ऐड करते हैं।
तो ये सारी डिपेंडेंसीज जब हम फ्लटर पब गेट करते हैं, जो डिपेंडेंसीज लेकर आता है वो सारी नेटिव फोल्डर्स के अंदर यहाँ पर iOS में फ्लटर के अंदर जाके इंस्टॉल कर देता है या लिस्ट कर देता है। और उसके बाद iOS का रनर चलता है जिसका काम होता है फ्लटर के फोल्डर से सारी डिपेंडेंसीज फैच करके वो रनर के अंदर इंस्टॉल कर देता है और ऐप को बता देता है info.plist और जनरेटेड प्लगइन्स के अंदर कि यहाँ पे ये सारी डिपेंडेंसीज हैं। तो जो भी वेरिएबल आपको चाहिए, जो भी फंक्शन चाहिए, क्लास चाहिए, वो आपको इन फाइल्स के अंदर मिल जाती है। तो अक्सर इश्यूज आते हैं बच्चों के कि हमने प्लगइन डाल दिया लेकिन वो iOS के ऊपर नहीं चल रहा है। तो आपको करना ये पड़ता है कि फ्लटर के पॉड्स होते हैं बेसिकली, उनको डी इंटीग्रेट करना पड़ता है और उसके बाद उन्हें वापस इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि जो नए पैकेजेस ऐड कराए होंगे आप लोगों ने वो चल सके। यहाँ पर अभी एक बिल्कुल फ्रेश ऐप है और हम यहाँ पर जाएंगे एक फ्रेश ऐप के डेमो के ऊपर। यहाँ से मैं एक iOS सिमुलेटर स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल VS कोड का। मुझे बहुत फास्ट लगता है ये और बहुत लाइट वेट है एज कंपेरिजन विद एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत हैवी है, तो आई एम सॉरी। तो आईडी इस वजह से मैंने VS कोड सेलेक्ट किया हुआ है। ये बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस है, बिल्कुल सब्जेक्टिव मैटर है, आपको जो पसंद है आप यूज़ करें, लेकिन मैं इस वजह से यूज़ करता हूँ और मैं जिसको भी रेकमेंड करूँगा उसको एक दफ़ा ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ आप आके टेस्ट करके देखो उसके ऊपर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेन स्ट्रक्चर से लेता हुआ चलूँ। जो फ्लटर की कोडिंग होती है वो सारी एक लिब का फोल्डर होता है वहाँ पर होगी और एक टेस्ट का फोल्डर होता है जहाँ पर आप रन टाइम टेस्ट लिख रहे होते हैं, जिसके अंदर एंड टू एंड टेस्ट भी आते हैं, यूनिट टेस्ट भी आते हैं और इंटीग्रेशन टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर हम मेन की फाइल से अगर स्टार्ट करें ना, तो सी और C++ की तरह जैसे हम पढ़ के आ चुके हैं, सबसे पहले सबको पता है कि मेन ही कॉल होता है। मेन यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहा है कि एक ऐप को स्टार्ट करा रहा है, ऐप को इनिशियलाइज करा रहा है, जो कि मेन ऐप के नाम की है। ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट आती हैं। तो यहाँ पर माई ऐप के नाम की एक क्लास है जो कि एक स्टेटलेस विजेट है। ये एक कीवर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत बड़ा रोल है फ्लटर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने की वजह। ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि ये स्टेटलेस विजेट बेसिकली करता क्या है और ये क्यों इतना फेमस है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इसके बाद। ये एक बिल्ड का फंक्शन है। अगर आप लोगों में से किसी ने रिएक्ट भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि रिएक्ट और फ्लटर के अंदर कोडिंग और रेंडरिंग दोनों सेम फाइल के अंदर होती है। जबकि अगर आप पिछले ट्रेडिशनल मेथड्स पर चले जाए तो वहाँ पर कोडिंग की फाइल अलग होती है, फिर CSS की फाइल अलग होती है, HTML की फाइल अलग होती है और जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, या फिर अगर आप फॉर्टलैंड या जावा में काम कर रहे हैं तो उसकी फाइल अलग होती थी। बट यहाँ पर एक ही फाइल में सब चीज़ें होती हैं, आप ही को मैनेज करना है। क्योंकि UI ब्रेक होती है विजेट्स के अंदर, जैसा अभी ओएस ने बताया था, तो आपको कंपोनेंट्स बनाने में और इधर उधर रखने में, क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो जाती है ताकि आपका कोड रीडेबिलिटी में बेहतर हो जाए, वरना आप सारी चीज़ें एक ही फाइल में कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बिल्ड का फंक्शन के ऊपर था मैं। तो बिल्ड का फंक्शन बेसिकली रेंडरिंग फंक्शन है। उसका काम यही है कि वो जो भी आप नीचे लिखेंगे विजेट्स वो डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एक मटेरियल ऐप रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। मटेरियल ऐप बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फ्लटर की हायरार्की जो है वो मटेरियल ऐप से स्टार्ट होती है। आपके फ्लटर का प्रोजेक्ट है जैसे माई ऐप है और माई ऐप के बाद फॉरन मटेरियल ऐप है। अगर मटेरियल ऐप नहीं देंगे तो आप फ्लटर का कोई विजेट यूज़ नहीं कर सकते, मेजर विजेट्स यूज़ नहीं कर सकते जो UI के होते हैं, जिसमें कुपर्टिनो आइकन्स होते हैं और कुबरनेटिव विजेट्स हैं और नॉर्मल मटेरियल विजेट्स हैं। तो ये मटेरियल ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली जस्ट लाइक एन एक्टिविटी फ्रॉम Fortran and Java. If you're coming from that background, you might know what an activity is. Uh, Going further, we have a home component here. बेसिकली मटेरियल ऐप की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे टाइटल है, थीम है, ये सब इसकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट इसकी जो मेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है होम। और ये पैरामीटर बेसिकली बताता है कि आपका जैसे अगर HTML के अंदर बॉडी टैग होता है, वो बॉडी टैग आपकी 80% स्क्रीन डिफाइन कर रहा होता है, तो यहाँ पर होम आपकी 80% स्क्रीन डिफाइन कर रहा होता है। और यहाँ पर आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया एक नई चीज़ का जो कि माई होम पेज के नाम से है। और यहाँ पर ये माई होम पेज डिफाइंड है जो कि एक्सटेंड हो रही है स्टेटफुल विजेट से। अब जो मैंने बात करी थी ऊपर स्टेटलेस विजेट की, वो उस बात को मैं अब यहाँ कंप्लीट करूँगा। फ्लटर में दो टाइप के विजेट्स होते हैं, एक होता है स्टेटलेस विजेट, एक होता है स्टेटफुल विजेट। स्टेटलेस विजेट का कोई रिक्रिएटिंग
स्टेट नहीं होती, उसकी स्टेट फिक्स होती है और वो स्टेट रिफ्रेश नहीं हो सकती। तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी एनिमेशन या कोई ऐसा डाटा मैनेज करना चाह रहे हैं जिसके अंदर स्टेट चेंज हो सकती है किसी भी पेज की, जैसे कि ये पेज है जो हमारे राइट पे, ये एक डेमो पेज है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो अगर चेंज नहीं हो रही किसी भी चीज़ का, कोई भी फीडबैक नहीं ले रहे हैं आप, तो आपको स्टेटलेस विजेट पे जाना पड़ता है, क्योंकि स्टेटलेस विजेट की परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है जब अगर आप ऐप को स्टेटफुल से ट्रांसफर करें। तो ये चीज़ें मतलब बताने के लिए तो आपको बहुत छोटी छोटी सी फील होंगी, लेकिन जब प्रोजेक्ट स्केल करता है ऊपर 5 पेजेस to 6 पेजेस तक जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स पेजेस होंगे, आपस में इंटरेक्शन भी होगी और लिसनर्स भी होंगे, तो फिर आपको बाकायदा फील होगा कि हाँ, स्टेटलेस विजिट ही एक अप्रोच है जिसके ऊपर हमें जाना चाहिए। और बाद में जाकर डिज़ाइन इस तरीके से क्लस्ट्रोफोबिक होता है कि पूरा पेज स्टेटलेस होगा और सिर्फ वो विजिट स्टेटफुल होंगे जिसकी रीबिल्डिंग ज़रूरी है हमारे लिए। अभी हायरार्की की बात करी थी, मैं आपको हायरार्की दिखाता हूँ फ्लटर की। ये एक इंस्पेक्टर एलिमेंट है और ये आपको बता देता है कि आपका ट्री और किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने बात करी थी रूट की, रूट के बाद माई ऐप आई और माई ऐप के बाद बिल्कुल नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना हमारे पास, वो मटेरियल ऐप है, जो कि बैकबोन है हमारी ऐप की। और मटेरियल ऐप के बाद माई होम पेज है और यहाँ पर कुछ विजिट्स हैं, स्कैफोल्ड, सेंटर, कॉलम, फिर ये स्कैफोल्ड का ही दूसरा पैरामीटर ऐप बार है और फ्लोटिंग एक्शन बटन है। अब मैं इस चीज़ का ऊपर आने वाला हूँ कि अगर मैं स्कैफोल्ड को बंद करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक हायरार्की थी सिंपल जो एंड हो गई स्कैफोल्ड पे, लेकिन स्कैफोल्ड के अंदर यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं, क्योंकि स्कैफोल्ड हमें अलाउ करता है सिंपल, पहले सबसे पहले जो सेंटर विजिट है ये एक इसका चाइल्ड है, और ऐप बार और फ्लोटिंग एक्शन बटन ये इसकी सब प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। मगर सेंटर विजिट ऐसा है जो कि ज़रूर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके बगैर आपका विजिट एक तरीके से यूजलेस है। स्कैफोल्ड का बेसिकली काम ये होता है कि जैसे स्कैफोल्ड खुद इटसेल्फ बता रहा है, वर्ड डिफाइन कर रहा है स्कैफोल्ड, तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये हमारा स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है। अगर आप स्कैफोल्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिखेगा और वो बिल्कुल अगली होता है और ऐप को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, अभी स्टेट क्या है उसकी। तो उस वजह से हर मटेरियल ऐप के नीचे आपको स्कैफोल्ड देना ज़रूरी है, जिससे आपकी ऐप रीडेबिलिटी वाइज और यूजिबिलिटी वाइज बढ़ जाती है, वरना आपको हर जगह अपने अलग अलग कंपोनेंट्स और सब चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। ये बेसिकली एक फ्लटर की हायरार्की थी। इसके अंदर कॉलम है और कॉलम के अंदर 2 टेक्स्ट विजेट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये एक कॉलम है यहाँ पर और इसके अंदर 2 टेक्स्ट विजेट्स हैं, एक ये टेक्स्ट विजेट है और एक ये टेक्स्ट विजेट है। उसके बाद यहाँ पर ऐप बार है, ऐप बार यहाँ पर हाईलाइटेड है और इसके अंदर टेक्स्ट है फ्लटर डेमो होम पेज और यहाँ पर लास्ट एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो कि बॉटम पर। अब थोड़ी सी एडिटिंग की तरफ चले जाते हैं हम, कि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटफुल विजेट है और ये पूरा माय होम पेज है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करते हैं। आई होप अविनाश ने इसका हॉट रिलोड के बारे में बताया होगा, क्योंकि फ्लटर का हॉट रिलोड बहुत क्विक है। मैंने सिर्फ सेव करना था और ये सब चीज़ें यहाँ पर बिल्ड करके दे देता है, वरना आईफोन के लिए आपको पता होगा मुझे 150 से 200 सेकंड्स लग जाते हैं सिर्फ एक बिल्ड निकालने में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और वो टाइम कंज्यूमिंग इतना ज़्यादा है कि बंदा रिग्रेट करता है कि यार मैं टेक्नोलॉजी चेंज कर लेता, इससे मैं क्यों आया नेटिव पे। और फ्लटर के इस फीचर के साथ ये किलर फीचर है लिटरली। आप जब डेवलपमेंट की दुनिया में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना फ्रिक्वेंटली आपको ऐप अपडेट करनी पड़ती है, लेकिन हॉट रिलोड के साथ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सेव करना और वो सब चीज़ आपको बतानी है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्विज ऐप के लिए। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ हम ऐप किस तरह की बनाने जा रहे हैं। हम बेसिकली कंप्यूटर के साथ खेलेंगे, कंप्यूटर को एक रैंडम नंबर असाइन करा देंगे और फिर हम गेस करने की कोशिश करेंगे कि वो नंबर क्या गेस कंप्यूटर ने क्या बताया। कंप्यूटर हमें रिपीटेडली हिंट्स देगा
अगर हम ऊपर हैं तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे थोड़ा नीचे आओ, मैं नीचे हूँ। कि अगर हम बहुत नीचे चले जाएंगे तो वो बोल देगा कि अब थोड़ा सा और ऊपर। और इवेंचुअली अगर हम हिट कर जाएंगे टारगेट के ऊपर तो वो हमें बता देगा। तो हम इस तरह की ऐप शुरू में डिज़ाइन करने वाले हैं। सिंगल पेज ऐप है क्योंकि हमारा सेकंड ये सेशन है, तो बिल्कुल डिटेल में जा नहीं सकते। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फायरबेस भी इंटीग्रेट करना सिखाएंगे और उसके साथ भी ऐप बना के दिखाएंगे। वो असल हमारा मेन गोल है। फिलहाल यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक ऐप से। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले कि एक रैंडम नंबर आ जाए। तो रैंडम नंबर के लिए यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ रैंडम टाइप का, और उसका नाम रख देते हैं हम बाबा। यहाँ पर एरर दे रहा है अनआइडेंटिफाइड क्लासिफायर। तो यहाँ पर मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। बहुत स्मार्ट है, इसने खुद ही मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है। अब हमें एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है। अब वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये बिल्ड का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास बिल्ड का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर कोई भी कोड लिखूंगा ना, ये नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जब तक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा ना, तो आप कुछ भी लिख लें, उसको कुछ भी बता दें, उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे लिखना कहाँ है, मुझे करना क्या है, मुझे करना कैसे है और किसके ऊपर करना है, उसको नहीं पता लगेगा। मोहसिन, अपनी कोड के सीन को फुल कर सकते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। मुझे या बताना तुम सही है या नहीं, या मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लें कि हमें वो डेमो भी नज़र आ रहा हो। बस हाँ, सही है। आई थिंक गुड है। ठीक है, कंटिन्यू ठीक है। कर। ओके। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पे थे। तो हमें कैसे पता लगेगा? बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है रैंडम टाइप का बाबा। तो यहाँ पर हम बाबा को बोलेंगे कि हमें एक रैंडम नंबर चाहिए। तो बाबा करेगा ये कि इसको हमें एक सीड देना है। अगर मैं वापस जाऊँ तो यहाँ पर एक सीड मांग रहा है जो कि इंट के अंदर है। अब ये करेगा क्या? इसको कैसे पता कि ये रैंडम नंबर का सीड क्या होता है या किस तरीके से जनरेट कर रहा है? और हमें हर दफ़ा यूनिक देना, क्योंकि अगर सीड सेम हुआ ना तो रैंडम नंबर हमेशा सेम आएगा। अब ये आपको करके दिखाता है। सबसे आसान तरीका होता है डेट टाइम देने का, क्योंकि हमें सीड के अंदर एक ऐसी चीज़ देनी होती है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हो। और अगर मैं इसको डेट टाइम नाउ दे दूँ तो ये तो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन के हिसाब से चेंज हो रहा है। लेकिन डेट टाइम नाउ का मतलब ये है कि अभी भी उसको नहीं पता कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, सेकेंड्स, टाइम, डे, मिनट्स। तो हम इसको माइक्रो सेकेंड दे देते हैं, या शुरू में हम इसको मिनट दे देते हैं। तो मैं बताता हूँ समझाने की वजह कि क्यों दे रहा हूँ। अभी कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमें अगर ये चाहिए रैंडम नंबर, तो आई एम सॉरी, तो हमें ये डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा। हम डिस्प्ले कराते हैं इस ज़ीरो की जगह। यहाँ पर ये रैंडम नंबर आ गया 48। अगर अब मैं ऐप रीस्टार्ट करूँगा ना तो ये
नंबर चेंज होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें दोबारा कॉल होंगी। तो देख लेते हैं, या फिर ये बटन भी दबा सकते हैं क्योंकि अभी इसके बारे में बताता हूँ कि क्यों है ये एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है और फ्लोटिंग एक्शन बटन एक ऑन प्रेस इवेंट लॉन्च कर रहा है जो कि इंक्रीमेंट काउंटर है। अगर इसके ऊपर आए ना तो ये कर रहा है सेट स्टेट कॉल। अब सेट स्टेट की बात मैंने करी थी आपसे कि जब भी आपकी ऐप की स्टेट चेंज होगी ना तो हमें ऐप को नोटिफाई करना है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को बताना है कि यार मैं चेंज हो गया हूँ और तुम ऐप के ऊपर कोई इफेक्ट लेकर आओ। तो यहाँ पर सेट स्टेट कॉल होगा। अब सेट स्टेट के अंदर आप कुछ भी सेट स्टेट के अंदर आप खाली भी छोड़ सकते हैं या कोई और वेरिएबल भी बता सकते हैं कि अगर अपडेट करना है आपको। तो यहाँ पर सेट स्टेट कॉल्ड हो रहा है, ये इंक्रीमेंट काउंटर कर रहा है। तो ये पूरा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ऐप का दोबारा चेंज कर देता है जिससे हमारे पास नेक्स्ट जो रैंडम नंबर है वो आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, अभी 48 है, हमने बटन दबाया 85 हो गया। मैं एक और दफ़ा बटन दबा रहा हूँ, ये चेंज नहीं होगा। शायद आपको दिख रहा हो यहाँ पर एक स्प्लैश आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो सीट दिया था हमने वो उसको मिनट के अंदर दिया था, क्योंकि मिनट इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा। जब मैंने ऐप स्टार्ट करी थी एक दफ़ा, उसके बाद से 1 मिनट हो गया था तो वो चेंज हो गया, बट इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसको सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स दे सकते हैं जिससे सीड बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होगा। ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से। चलिए, रैंडम नंबर का काम तो हो गया। अब हमें ये नंबर छुपाना है क्योंकि हमें यूज़र को ये दिखाना नहीं है। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम यूज़र के साथ खेलेंगे थोड़ा। यहाँ पर चेंज भी आ गया हमारा। अब हमें एक फंक्शन डिज़ाइन करना है या एक मेथड डिज़ाइन करना है। सबसे पहले तो इनपुट लेने का, कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कैसे। तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। हम सबसे कॉमन जो विजिट है ना इनपुट लेने के लिए, वो है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अविनाश ने शायद आपको विजिट्स का बताया हो। यहाँ पर एक कॉलम है विजिट। असल में रोज़े की वजह से गला बहुत ड्राई हो गया और ज़्यादा देर तक मैं बोल नहीं सकता। मैं कोशिश करूँगा पूरा पोर्ट्रे करने की, थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ेगी ये सब चीज़ें। कॉलम विजिट का बेसिकली काम ही होता है, इन्होंने डिफाइन भी करा हुआ बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, कि यहाँ पर आपको एक पूरा वर्टिकल कॉलम दिख रहा है और इसके अंदर आपको जितने मल्टीपल विजिट स्टैक करने हैं आपको सिर्फ कॉमा डालना है और आप मल्टीपल विजिट्स कॉल कर सकते हैं। वरना यहाँ पर आपको चाइल्ड का एक टैग दिख रहा है ना, चाइल्ड का मतलब यही है कि आप कोई एक विजिट पास कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड के आगे अगर आप एक और विजिट पास कर दें जो कि कॉलम विजिट है तो उसके अंदर आप चिल्ड्रन पास कर सकते हैं और चिल्ड्रन बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है एरे ऑफ विजिट। तो वहाँ पर आप मल्टीपल विजिट्स पास कर सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि आपको सिर्फ एक सिंगल कॉलम के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है। अच्छा, ये एक होमोजेनस टाइप ऑफ विजिट है। कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी जो होमोजेनस है, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसका चाइल्ड स्पेसिंग आप थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं, मगर एक अ, एक होमोजेनिटी ये खुद देता है विजिट जिसके अंदर अलाइनमेंट है और साथ में मैक्स एक्सेस आता है, मेन एक्सेस साइज और क्रॉस एक्सेस साइज। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो साथ देता है हमें। तो ये होमोजेनिटी मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे कॉलम है ये, तो अगर आपको एक रो के अंदर मल्टीपल विजिट डालने हो तो वहाँ पर एक रो विजिट भी आ जाता है। तो वो भी डाल सकते हैं। दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस आपकी यूजेबिलिटी का फ़र्क है। एक में आपको कॉलम में चाहिए और एक में आपको रो में विजिट चाहिए मल्टीपल। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एक इनपुट लेने की। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो विजिट है वो था टेक्स्ट फॉर्म फील्ड।
अगर इस विजेट को मैं सिर्फ चेक करूं कि कितना बड़ा विजेट है, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिख रही है जो कि इस विजेट को डिफाइन करेगी। ये एक बहुत बड़ा विजेट है और एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन के साथ इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। हम इसे बहुत सिंपल रखेंगे फिलहाल, और हमें एक यूज़र से इनपुट चाहिए जिससे पता लग सके कि यूज़र हमें कुछ बता रहा है या कुछ कैसे पोर्ट्रे कर रहा है। तो सबसे पहले जो हम इसको असाइन करेंगे, हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है 1 से 99 तक का। इसको शायद आपने ऊपर में देख भी लिया। यहाँ पर हमने लिमिट कर दिया था इसको कि मैक्सिमम 99 नंबर तक निकालना है। ये रहा, मैक्सिमम आपको 99 नंबर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ फिक्स कर देते हैं 2। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कीबोर्ड टाइप ऑल्टर कर सकते हैं कि वो बंदा कहीं स्ट्रिंग ना डाल दे, तो हम इसको इनपुट टाइप दे देते हैं। नेक्स्ट हमें, अगर मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा रॉ फॉर्म का भी हमारे पास आया। ये मैक्सिमम 2 बजट 2 लेंथ की सपोर्ट करेगा क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ। तो उसको थोड़ा सा बेहतर लुक देने के लिए यहाँ पर हम एक डेकोरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेकोरेटर के अंदर होता है इनपुट डेकोरेशन। ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अगर हम इसको सिर्फ बॉर्डर दें, और इसको और रेडियस भी दे सकते हैं वैसे। और ये मुझसे फ्लोट मांग रहा है, उसको हम 8 दे देते हैं। तो ये आपको दिख रहा है एक हमारे पास अच्छा बजट आ गया है जो कि स्क्रीन से चिपका हुआ है सिर्फ, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है पहले वाले से। अब स्क्रीन से जो चिपका हुआ है उसके मल्टीपल हल है, लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन बजट का इस्तेमाल करेंगे जो कि है पैडिंग। लोग साइज बॉक्सेस यूज़ करते हैं, वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि अगर आप साइज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं तो उसके अंदर आपको फिक्स हाइट देनी पड़ती है किसी भी बजट की। और जब आप स्क्रीन साइज चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े फ़ोन से छोटे फ़ोन के ऊपर मूव कर रहे हैं जिसकी पिक्सल डेंसिटी कम है और स्क्रीन साइज कम है, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप विजेट्स के साथ ही रहें और फिक्स हाइट देने से बच सकें। अच्छा, ये जो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि पैडिंग, मुझसे इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स क्यों मांग रहा है, तो जब आप इस पर हवर करेंगे ना, तो ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है कि पैडिंग को किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एज इंसर्ट्स ज्योमेट्री के टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं उसको उसी टाइप का ऑब्जेक्ट दूंगा, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड टाइप पे जाऊँ तो ये टेक्स्ट इनपुट टाइप का ही इनपुट एक्सेप्ट करेगा, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बॉर्डर रेडियस पे जाऊँ तो वो बॉर्डर रेडियस ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको पता भी लग जाता है कि आपको क्या टाइप देनी है इसको।
जिससे इन फ्यूचर बहुत आसान हो जाता है। अब एक इशू आ रहा है हमारे पास इंडेंट्स का। सही, हमारे पास पैडिंग भी आ गई है और थोड़ा सा गैप भी आ गया, तो अब थोड़ी सी अच्छी लग रही है। बस इंस्पेक्टर को हटा दूं पहले, ये सारी चीज़ हट जाएंगी। ओके, हमारे पास बॉर्डर रेडियस आ गया। अब यूज़र यहाँ पर कोई भी इनपुट दे सकता है, मगर इनपुट आ रहा है बहुत दूर, तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इनपुट को कहाँ आना चाहिए। अब ये विजेट एक्सेप्ट करा टेक्स्ट अलाइन टाइप का ही। अब मैं कोई भी इनपुट दूंगा तो ये सेंटर में ही आएगा, सो नो वरीज इट। यही चाहिए था हमें भी। अब हमें एक चीज़ चाहिए थी कि जब भी यूज़र इनपुट करे ना, तो ऐप को पता लग जाए कि यूज़र ने कुछ डाला है और ऐप कोई भी फीडबैक देते हैं उसे। उसके लिए यहाँ पर कॉल बैक्स आता है। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ऑन चेंज, ऑन सेव, ऑन टैब, बहुत सारे कॉल बैक्स हैं। यहाँ पर हम ऑन चेंज यूज़ करेंगे और ये कॉल बैक एक स्ट्रिंग सेंड करता है। अब ये स्ट्रिंग आपको कैच करनी है पहले किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहाँ पर एक नंबर का वेरिएबल ले लेता हूँ और इस वेरिएबल को मुझे यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चेक लगा देता हूँ, इफ़ मेरा नंबर इज़ नॉट एम्प्टी, तो ये सारे काम हैं, वरना ये कुछ भी नहीं। और इसके अंदर अब मुझे चेक क्या करना है, कोई भी मैं नंबर डालूँ वो मुझे प्रिंट करा। तो ये मेरे पास डिबग कंसोल है नीचे, ट्राई करते हैं। ओह नाइस। अब यहाँ पर हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं वो नीचे मेरे पास फ्लटर प्रिंट करके दे रहा है, तो यहाँ तक तो स्टोरी ठीक है। अब हमने बात करी थी ऊपर एक रैंडम नंबर की, तो रैंडम नंबर भी यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया था। यहाँ पर हम गैस करा के रखवा देते हैं एक वेरिएबल के अंदर। एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट रैंड और उसको असाइन कर देंगे एक रैंडम नंबर। अब क्वेश्चन ये कि रैंडम नंबर कहाँ असाइन होना चाहिए। रैंडम नंबर ऐप के अंदर अगर एक दफ़ा हुआ तो बंदा एक दफ़ा खेलेगा, बंद कर देगा, उसके बाद दोबारा खोलेगा तो ही आएगा, वरना तो आएगा नहीं। तो हमें ऐप को बताना था कि जैसे ही यूज़र कोई एक स्टेट पे क्लिक करे तो उसके पास एक बटन होना चाहिए जिसके ऊपर वो रीसेट भी होगा। यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो यहाँ पर कॉर्नर पे है। यहाँ पर हम इसका आइकन चेंज कर देते हैं, जिससे सही, उसका नाम भी चेंज कर दें। तो यहाँ पर आइकन भी चेंज हो गया और हमारे ऐप से थोड़ा सा मिलता जुलता इम्प्रिंट भी आ रहा है। अब हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना था।
यहाँ पर हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया और हमने बताया था कि जब ऐप को पता लगे ये बटन क्लिक हो कि अब मुझे नया नंबर 2 निकाल के, तभी ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे और वो हमें सब चीज़ें बता देगा कि हमें बाबा वेरिएबल से नेक्स्ट हेड मिल जाएगा और उसकी रेंज होगी 100। यार उसको नहीं निकाल देता। तो अब ये वेरिएबल हमारे पास शो नहीं हो रहा, कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। अब हमें यूज़र से चाहिए कि ये यूज़र गैस कर सके। तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल रेडी है, हमारे पास यूज़र इनपुट रेडी है, हमारे पास ये क्या कहते हैं स्टेट चेंज भी बार बार हो रही है कि अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो वो भी रेडी है। अब बात आ जाती है यूज़र से गैस कराने की कि यूज़र गैस करे सही या गलत। तो हम इस विजेट के ऊपर वापस आ जाते हैं ऑन चेंज के ऊपर। हमने उसको बोला था जो भी नंबर हो वो प्रिंट कर दे जो यूज़र एंटर कर रहा है। फिलहाल इसको यहाँ से मिटाते हैं। यहाँ पर देते हैं कि अगर नंबर जो यूज़र एंटर कर रहा है वो अगर इक्वल है मेरे R&D वाले नंबर से, तो मैं फ़िलहाल प्रिंट करा देता हूँ गॉट इट। मगर यहाँ पर एक इशू दे रहा है, वो ये है कि इक्वलिटी ऑपरेटर टाइप का इशू आ रहा है। R&D जो हमारा वेरिएबल है ये इंट है और ये नंबर जो है हमारा ये स्ट्रिंग है। तो इसको यहाँ पर कैटर करने के लिए हमें टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रिंग से निकाल के उसे लेकर आना पड़ेगा इंट के ऊपर। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है इंट टाइप का ही, ये पार्स का एक कीवर्ड है जिसको आपने काफ़ी सुना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, ये ट्रांसलेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग टू इंट ट्रांसलेट यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से हमने इंट का एक बिल्ट इन मेथड कॉल करा है। यहाँ पर हम इसको सोर्स दे देंगे जो हमारी नंबर है और अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसको पता लग गया। यहाँ पर एक छोटी सी चेटिंग करते हैं, पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं कि नंबर क्या है। जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा प्रोग्राम फ़िलहाल सही चल भी रहा है या नहीं। अगर मैं ये रीसेट बटन दबा रहा हूँ तो ये मुझे फ्लटर ने बता दिया है कि नंबर है 63। तो जब मैं 63 लिखूँगा तो उसने मुझे बता दिया कि हाँ नंबर यही था। अब मैं अगर दोबारा रीसेट करता हूँ और चेक करूँ तो नेक्स्ट टाइम 68 आया। जब मैं 68 लिख रहा हूँ तो वो मुझे बता रहे हैं नीचे कि यू हैव गेस्ड इट राइट, सही है। अब ये तो बात हमें पता थी, अब ये बात किसी और को पता नहीं होनी चाहिए, ये एटलीस्ट जो हमारा यूज़र है। चलिए ये बात तो हो गई अगर यूज़र डायरेक्ट नंबर पर पहुँच जाता। अगर वो नहीं पहुँच रहा फिर क्या करेगा वो? तो हमें चेक करना है अगर नंबर ग्रेटर है जो हमारा कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है उससे, तो कंप्यूटर उससे बोलेगा आई एम लोअर, जिससे यूज़र नेक्स्ट गेस करेगा कि मुझे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और यूज़र फिर उसको कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा इनपुट दे देगा। वरना यूज़र को बताना चाहिए कि आई एम हायर। जिससे यूज़र को पता लग जाएगा। आई थिंक एक ब्रैकेट स्किप कर दिया मैंने, सही है। चलो तो अब ये भी देख लेते हैं एक दफ़ा रन करके। मैंने 6 इनपुट रखा हुआ है तो कंप्यूटर मुझे बोल रहा है कि अभी हम बहुत नीचे हैं और नंबर बहुत हाई है।
हम 60 पे चले जाते हैं, स्टिल बोल रहा है कि हम हायर। आई एम सॉरी। अब वो सजेस्ट कर रहा है कि हम लोअर 70 पे आ जाता है, तब भी वो बोला हम लोअर, मगर 60 से हायर। तो नेक्स्ट इनपुट 60 और 70 के बीच में ही डालेंगे। 65 से स्टार्ट करते हैं, तभी वो बता रहे हैं कि आई एम हायर। 67 अगेन हायर। ओके, हमने गैस कर लिया वो 68 था, क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं करा था तो उसने नंबर भी रिफ्रेश नहीं करा, उसने नंबर वही रखा। और अगर हम अभी रिफ्रेश करते हैं तो वो 68 नहीं है, वो और हाई हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर भी गैस कर लेते हैं, बिटवीन 80 एंड ओके नाइस 82 था। चलें, ये तो बहुत अजीब सा तरीका है फिलहाल देखने का कि हम बार बार कंसोल लॉग में देख लें। अगर हम ये चाहें कि हमें यही सारी चीज़ देखनी है लेकिन यूआई में, तो फिर क्या करें? यहाँ पर हमारे पास फिर एक स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट स्टेट्स का। हम विजिबिलिटी स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं, और वो दिखनी कहाँ चाहिए? ऑब्वियसली ये नीचे ब्लैंक स्पेस है यहीं पर ही। तो हमारे पास ये पैडिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट फिनिश हो रहा है यहाँ पर। ये किसी और यूज़ के लिए नहीं है, तो अभी इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक विजिट आता है विजिबिलिटी का, इसको चाइल्ड चाहिए होता है। चाइल्ड में हम टेक्स्ट दे देते हैं, और टेक्स्ट में हम वही सारी बातें करेंगे जो हमने ऊपर यहाँ नीचे बताई थी। एक टेक्स्ट था हमारे पास, फॉर एग्जांपल पहले टेक्स्ट यूज़र को दिखाते हैं कि एंटर एनी नंबर अबव। जो नेक्स्ट इनपुट होगा वो होना चाहिए गॉट इट। जो नेक्स्ट इनपुट होगा वो होगा आई एम हायर। जो नेक्स्ट होगा वो होगा आई एम लोअर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एज इट इज़ इसको कर दूँ यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, मगर मुझे इस तरीके से चाहिए नहीं। तो विजिबिलिटी विजिट बेसिकली डिपेंडेंट होता है स्टेट के ऊपर। सॉरी, यहाँ पर इसको मुझे स्टेट एक मेंटेन करा कर देनी पड़ेगी। तो ऊपर मैं एक स्टेट का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। स्टेट का वेरिएबल टाइप इंट होगा, और जब यूज़र ने कोई इनपुट नहीं डाला हुआ तो यहाँ पर हम उसको ज़ीरो कर देंगे। अब यूज़र ने कोई इनपुट नहीं डाला हुआ तो हमें यूज़र को टेक्स्ट दिखाना है ये वाला। तो इसके साथ यहाँ पर एक इसका टैग आता है विजिबल का। मुझे इसको दिखाना है अगर ये 0 है तो यूज़र को ये टेक्स्ट दिखा। लेकिन अगर मैं रिबिल्ड कर रहा हूँ तो इस अभी भी ये टेक्स्ट भी दिखा रहा है और सारे टेक्स्ट दिखा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि आपने देखा होगा मैंने जब इसको कोई भी स्टेट दी नहीं थी तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों आ रहे थे, और 0 होने की वजह से सिर्फ ये टेक्स्ट आ रहा है, और ये सारे ऐसे ही आ रहे हैं क्योंकि हमने कोई स्टेट बताई भी नहीं उनको। अगर मैं ऊपर से स्टेट फिलहाल चेंज कर दूँ तो यहाँ पर सिर्फ 3 टेक्स्ट आएंगे। एक सेकेंड, इनको मसला आ रहा है। सही है।
ये जो रिस्टार्ट का बटन है, ये पूरा जो हमारा फ्लटर का विजिट है ये रीबिल्ड कर कर आ रहा है। अभी हम लोगों ने बात करी थी एक स्टेटफुल विजिट की, तो हम स्टेटफुल विजिट के अंदर है, लेकिन मैं सिर्फ जब सेट सेव कर रहा था, हॉट रीलोड कर रहा था, तो हमारी क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है लेकिन हम यूआई को बता नहीं रहे थे कि हमारी स्टेट चेंज हो रही है, तो इस वजह से वो यूआई के ऊपर कोई भी बिल्ड अप्लाई नहीं कर रहा था। और हमने एक ये विजिट बनाया हुआ है फैब, जिससे पता लग रहा था कि स्टेट रिबिल्ड हो रही है। तो अगर मैं ये दबाऊंगा तब जाके इसको पता लगेगा कि कोई चेंज आया है। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, पहले बाकी सारे बटन्स को भी सेट कर लेते हैं इस तरीके से, उसके बाद हम एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देंगे। यहाँ पर हम रख देते हैं स्टेट -1। ओ सॉरी, इसको विजिबल तो दिया नहीं। यहाँ पर सेट हो जाएगी 1 और नीचे सेट हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ था जिसके अंदर हमें पता लग रहा था कि हमने गैस करा है सही या नहीं। तो यहाँ पर अब हम डिफाइन कर देते हैं कि स्टेट क्या करनी थी। हमने गॉट इट की स्टेट रखी थी -1 और हमने लोअर की स्टेट रखी थी 2। हमने हायर की स्टेट रखी थी 3। एक सेकंड, सॉरी, हायर की स्टेट 1 थी। ठीक है, अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा रेडी है बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी है, क्योंकि अगर कुछ कंप्लीट हो गया तो उसको नहीं पता कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो जो ऊपर फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ था उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा और उस फंक्शन के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हमारी स्टेट अपडेट हुई है, या फिर दूसरा एक स्मार्ट तरीका भी है, हम यहाँ पर भी सेट स्टेट कॉल करा सकते हैं। इसको ब्लैंक रखेंगे क्योंकि हर रैपिड चेंज पे यहाँ पर कुछ ना कुछ फर्क पता लगता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो पता नहीं लग रहा, तो एक और काम करा देते हैं जो कि यहाँ नीचे था इस फंक्शन के अंदर, साथ ही साथ इस स्टेट को 0 करा देते हैं ताकि वो फिर से उस स्टेट पे आ जाएगा जहाँ से हमें पता लग रहा था कि यूज़र को कोई इनपुट डालना। तो अगर अब मैं रीसेट का बटन दबाऊँ तो वो बता देगा आई एम हायर, I'm still higher, I'm still higher, I'm still higher, but I'm now lower. तो नंबर इज बिटवीन 70 and 80। हम मिडिल से ट्राई करेंगे बट वो स्टिल हायर है। 77 पे जाएंगे तो वो लोअर है। तो फाइनली गाइस हमने एक मेरी क्विज ऐप बना दी है जिसके अंदर हमें एक रैंडम नंबर सीपीयू से जनरेट करा रहे हैं, फिर यूज़र को उससे इंटरेक्ट करा रहे हैं। हमने स्टेट्स को देखा किस तरीके से स्टेट्स हैंडल करनी है, रीबिल्ड करनी है, कहाँ पर रीबिल्ड एक नेसेसिटी है और कहाँ पर रीबिल्ड को हम स्किप करके परफॉर्मेंस पे बूस्ट भी लेकर आ सकते हैं। तो ओटी तुम हो भी बस जी जी बिल्कुल। तो इसको रैप अप करते हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन आंसर सेशन अगर है तो ले लो, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ थैंक यू मोहसिन, बहुत मुझे पता है कि गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा था,
दो तीन बातें मैं करना चाह रहा था थोड़ी सी। एक तो ये कि ऑब्वियसली मोहसिन ने कोशिश की है कि काफ़ी सारे विजेट्स तो उसने बताए हैं और स्कैफोल्ड वगैरह के क्लास के अंदर भी काफ़ी विजेट्स दिखाए हैं और उनको यूज़ करके भी दिखाया है। कुछ और विजेट्स जो हैं वो हम उनको देख सकते हैं, जैसे कि जो फ्लटर की हम वेबसाइट है उस पे पूरी विजेट्स की एक कैटलॉग मौजूद है जिसको हम सब बेसिकली यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि वहाँ कौन-कौन से विजेट्स हैं। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके शो करना चाह रहा हूँ। मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, आई गेस मेरी स्क्रीन शो हो रही है। सही है, दिख रही है। जी, तो बेसिकली फ्लटर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर विजेट्स की एक पूरी कैटलॉग मौजूद है जिसमें उन्होंने विजेट्स को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट उनके टाइप के हवाले से, एक्सेसिबिलिटी, एनिमेशन, मोशन। अभी मोहसिन ने मेरे ख्याल से बीच में बात भी की थी क्यूपर्टिनो की। क्यूपर्टिनो बेसिकली iOS के स्टाइल विजेट्स के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ विजेट्स मौजूद हैं। वो विजेट्स जो काफ़ी कॉमनली आपने देखे होंगे कि एक्टिविटी इंडिकेटर, एक्शन शीट, इन सब चीज़ों को हम और आप मतलब अगर आप ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। इनके तमाम वीडियोस मौजूद हैं यहाँ पे, कैसे कोड करना है, किस तरह से आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फ्लटर की जो डॉक्यूमेंटेशन और फ्लटर की वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और अंशोली के मतलब काफ़ी लोग इससे हेल्प लेंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ये जितने भी आज हमने एक कोड तो हमने पूरा मोशन ने जो है वो आपको डेमो करके दिखाया है पूरा क्विज ऐप का कोड। तो हम जो इसका कोड है वो हम कोशिश करेंगे कि इसको गिटहब पे अपलोड करके ये कोड और जो यूज़र प्रोफाइल का कोड है वो हम उसे गिटहब पे अपलोड कर दें और फिर जब फीडबैक की आपको ईमेल आएगी तो फीडबैक के ईमेल के साथ हम वो गिटहब का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आप ये कोड जो है अपने पास क्लोन करके कर सकें, इनके साथ खेल सकें, इनको देख सकें कि किस तरह से इस पे काम हो रहा है और इन पे और वर्क कर सकें, इनमें देख सकें किस तरह से हो रहा है। तो देखने में और प्रैक्टिस करने में ज़्यादा काफ़ी फ़र्क है। तो आप इस वीडियो को रिकॉर्डिंग को यूज़ करते हुए और उस कोड को देखते हुए काफ़ी कुछ जो है वो सीख सकते हैं फ्लटर के बारे में। आगे अभी पहला सेशन जैसे था उसके अंदर हमने कोशिश की थी कि हम थ्योरी को 50% थ्योरी रखें और 50% जो है वो हम कोडिंग का पोर्शन रखें। तो उसके अंदर कोडिंग हमने रखी थी थोड़ी बहुत, लेकिन बेसिकली हमें थ्योरी देनी थी फ्लटर की कि फ्लटर क्यों इतना पॉपुलर है आजकल और आजकल इतना जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है। तो उस हवाले से डिस्कशन हुई थी। अब आगे ये सेशन इंक्लूडेड और जितने भी आगे सेशन होंगे उनके अंदर हम कोशिश करेंगे कि किस तरह के डेमो सेशंस रखें। अभी जो है हमने एक जैसे कि आपने देखा है कि सिंपल सी एक एप्लीकेशन उसने वन पेज बनाई है। अब इसी तरह हम थोड़े जो स्मॉल स्टेप्स लेंगे हम और इससे जो है वो और बड़ी एप्लीकेशन जो है वो फ्लटर के थ्रू, क्योंकि फ्लटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है आपको बहुत बड़ी और आसानी से जो है वो ऐप्स बनाने की। तो हम कोशिश करेंगे इसी किस्म के सेशन रखें जिसमें डेमोज हों और आपको जो है वो कोड हम जो है वो साथ साथ सिखाएं और कोई भी क्वेश्चन वगैरह वो आपके जो है वो रियल टाइम लें और बाद में भी आप मेरी और मोहसिन को कोई भी ईमेल कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो आपके, जो अगर कोई रिकॉर्डिंग के थ्रू या वैसे भी अभी भी किसी के क्वेश्चन हैं तो वो अभी भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चंस कोई नहीं है तो रिकॉर्डिंग सर बाद में शेयर कर देंगे सबके साथ। जो भी फ्लटर उनके मेंबर हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो उनको, और कोड भी शेयर कर देंगे। तो हम जो है वो थोड़ा सा हम इसको जल्दी इस सेशन को हमने सोचा था कि 5:30 तक करें, लेकिन मोहसिन की थोड़ा सा इशू है गले का, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा जल्दी करें और रमज़ान भी है वैसे रोज़ा है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई और जो है वो टाइमिंग्स का अच्छा रखें और हम सूटेबल हो। तो ओवर टू सर अगर वो कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं। जी, थैंक यू अवैस एंड मोहसिन फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। और इंशाल्लाह ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर। आप काइंडली ये जो प्रेजेंटेशन का लिंक है और जो कोड का लिंक है आप गिटहब के ऊपर कोड वगैरह शेयर करते हैं तो लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ना, और दे दें वो तो बच्चों को मिल जाएगा इस तरह से।
और फिर इंशाल्लाह मिड 2 के बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एंड डे 3 के लिए जो है वो फिर आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम थैंक सर। यू, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर एंड थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।